everyone. इस वीडियो में we'll discuss about class 12th board paper examination. बायो का सोल्यूशन वी आर गोइंग टू बिगिन विथ. तुम लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि तुम लोग का एग्ज़ाम कैसा हुआ है. पेपर वॉज ईजी भाई, अकॉर्डिंग टू मी पेपर वॉज ईजी बट अ लिटिल लेंदी. लेकिन अब तुम लोग मुझे बताओ कि पेपर वॉज मॉडरेट, ईजी और डिफ़िकल्ट. कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिख के ये बात बताइएगा कि पेपर का लेवल आपको कैसा लगा. लेकिन अगर मैंने पेपर का जितना एनालिसिस किया, मुझे ये बात समझ में आई कि क्लास 12 का बायो का पेपर कहीं और से नहीं बना है, कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. अगर आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के गए हो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए हो, तो आपके को सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से आप लिख के आए होंगे. क्योंकि पेपर में सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं सिर्फ एनसीईआरटी, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज आउट ऑफ एनसीईआरटी. तो आई होप तुम सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा. डू राइट मी इन द चैट बॉक्स वंस द वीडियो इज अपलोडेड. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. अब जैसे देखो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, तुम्हें सब टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले. हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी सैम्पल पेपर के थ्रू कि 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे. एंड देयर आर 4 सेट 1, 2, 3, 4. तो इसके आज मैं आपसे जो सोल्यूशन डिस्कस करने वाली हूँ सेट 2 का सोल्यूशन है. बट इफ़ यू विल गो फॉर ऑल द सेट्स, अगर तुमने देखे सारे सेट्स तो 5 मार्कर का क्वेश्चन तुमको सभी में एक सा मिला है. प्लस अगर और भी 1, 2, 3 मार्कर की बात करें, मोर और लेस क्वेश्चंस आर सेम, लेकिन सिर्फ उनकी नंबरिंग चेंज कर दी है. हाँ, कुछ क्वेश्चंस चेंज है बट डिफिकल्टी लेवल और द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज सेम इन ऑल द सेट 1, 2, 3 एंड 4. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन्स इन ह्यूमंस, दे आर सीक्रेटेड बाय. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कई बार क्लास में डिस्कस किए थे कि हमारे ही सेल्स इसको वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट करते हैं. तो इसका आंसर क्या बनेगा? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. तो कई बार ये चीज़ मैंने आपको क्लास में बताई थी. अब ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी तुम नीट का भी एग्जाम देने वाले हो, CUET का भी एग्जाम देने वाले हो. उस पर्पस से तुम्हें ये बहुत अच्छे से चारों सेट्स एक बार गो थ्रू करना चाहिए. तुमको कोई भी सेट मिला हो, लेकिन मेरी आपसे एडवाइस रहेगी कि आप एक बार और भी सेट्स देखो, बाकी 3 के उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्योंकि तुम अभी नीट और CUET का भी एग्जाम देने वाले हो. तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन. समझ आई बात बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. ये अभी हम 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. Select the pathogen mismatched with the symptoms of the disease caused by it. तो अगेन कई बार हमने ये चीज़ डिस्कस की है क्लास में, कौन सा पैथोजन का मिसमैच्ड पेयर है. देखो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, सही बात है, यही सिम्टम्स होते हैं. अमीबाइसिस होता है इससे. एपिडर्मोफाइटिन, ड्राई स्केली लेजन्स और नेल, बिल्कुल सही बात है. फंजाई है, ये फंजाई हमको ये कॉज करती है, यही सिम्टम्स हैं इसके. वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, एलिफेंटियासिस कॉज करता है, लोअर लिम्ब स्वेल्स कर जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन पैसेज. तो क्या ये होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हमको ये कॉज करता है? नहीं, हमको क्या कॉज करता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा? निमोनिया कॉज करता है ना. हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा एल्वुलॉय, लंग्स, ये सब इफेक्ट होते हैं. तो यानी कि तुम्हारा सही आंसर क्या बनेगा? आंसर डी, मिसमैच पेयर तुमको पूछा है. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड. डायरेक्ट क्वेश्चन इकोसिस्टम का है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन. तुम सब खूब अच्छे से पढ़े हो क्लास में. किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर, है ना. किस यूनिट में एक्सप्रेस होता है? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो कहीं कुछ करना ही नहीं था, सीधे का आंसर लगाना था इसमें टिक मार्क. सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट शोज करेक्टली आइडेंटिफाई U, X, Y एंड Z इन अ डेवलपिंग डाइकॉट एम्ब्रियो. देखो डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम तुमको दिया था, तुम्हारी किताब का ही डायग्राम है, तो तुमको सही मार्क करना था. तुम्हें पहले ही मार्क तुम करोगे ना, पहले ही तुमको आंसर मिल गया. देखो हमें पता है X क्या है हमारा, ये हमारा क्या है? X इज व्हाट? X इज सस्पेंसर. तो अगर तुम X सस्पेंसर ढूंढ पा रहे हो, तुम्हें पता है ये बात, तो तुम्हें आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल गया, क्योंकि तुम्हारा X सस्पेंसर कहाँ दिया हुआ है? C ऑप्शन में दिया हुआ है. समझ रहे हो बच्चों? कितने डायरेक्ट सिंपल से क्वेश्चन था. ये किताब का डायग्राम है, तुम्हारा X सस्पेंसर है. बाकी चेक कर लेते हैं. Y तुम्हारा क्या है? Y तुम्हारा कॉटलेडन है, Z तुम्हारा प्लूम्यूल है, और Z तुम्हारा रेडिकल है और U तुम्हारा प्लूम्यूल है. तो तुम्हारा इजीली क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम X सस्पेंसर ही सही करके लगा लोगे. पता चल जाएगा तुम्हें, इमीडिएटली यू विल गेट दी आंसर. आगे बढ़ते हैं.
गिवन बिलो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कहानी दी है, इसमें तुम्हें कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो देख लेते हैं किसके साथ कौन सा ऑप्शन जा रहा है। MTP है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब लीगलाइज हुई थी? 1971 में हुई थी, यानी ए गो विद 2। देन एमनियोसेंटेसिस, एनालाइजिंग फीटल सेल्स एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द फीटस, है ना, हम जानते हैं ये बात, एक प्रैक्टिस है हमारी जो कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी पता कर सकते हैं इससे। सहेली, नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1951। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ए गो विद 2 एंड बी गो विद 1। तो यानी कि अभी तक तो हमारा ए गो विद 2 इसमें भी है, बी 1 इसमें भी है, सी गो विद सहेली नॉन स्टेरॉयडल पिल यानी कि 4th। तो ये इसकी कहानी है। डी इज 3rd, फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1951। सही बात है बच्चों। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सारी कहानी तुम्हारी किताब की, सब दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक में, ठीक है। तो पेपर का लेवल इज इजी, मॉडरेट, बट देन इट इज अ लिटिल लेंदी व्हेन वी टॉक अबाउट 5 मार्कर क्वेश्चन। तो तुमको थोड़ा लगेगा कि हाँ हमें लिखना है ज़्यादा, लेकिन कुछ भी बाहर से इस बारी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन बायो में नहीं आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट विच स्टेज, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे जिससे कि हम कम टाइम में पूरा पेपर डिस्कस कर सकें। एट विच स्टेज ड्यूरिंग इवोल्यूशन एंड डिड ह्यूमन यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट दियर बॉडीज एंड बरीड दियर डेड। ये बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए हैं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए तुम लोग। कई बच्चों ने इसका आंसर होमो हैबिलिस लिखा है। ये कहानी बहुत बाद की है, जब बरी का हमने कस्टम शुरू कर दिया। तो ये कहानी कब शुरू हुई थी? नियंडरथल मैन के टाइम, ये व्हेन वी यूज टू यूज हाइट टू प्रोटेक्ट आवर, टू कवर आवर बॉडी एंड बरी आवर dead. Neanderthal men is the answer. Given below is a sequence of bases in mRNA of a bacterial cell. Identify the amino acid. तुमको amino acid identify करने थे, एक mRNA की sequence दी है, कौन से position पे? At codon position 3 and codon position 5. Identify the amino acid that will be incorporated at codon position 3 and at codon position 5, ठीक है। तो तुमको 3 और 5 की कोडोन पोजीशन पे अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई करने। हम जानते हैं कोडोन्स आर एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ 3। तो देख लो AUC, A ये दूसरा हो गया, AGG, UUU, 3 पोजीशन पे तुमको आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल, सब जानते हो। UUU इज फिनाइल अलालीन, आंसर तुमको यही मिल गया। फिर तुमको आइडेंटिफाई करना था, ये 3 पोजीशन पे हो गया, दिस इज 4th, एंड AUG स्टार्ट कोडोन, भूल ही नहीं सकते, किताब में अलग से दी है ये बात। मिथियोनाइन स्टार्ट कोडोन है, तो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। At codon at 3 position it is phenylalanine, at 5 it is methionine. चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरैक्शन बिटवीन क्लाउन फिश लिविंग अमंग दी स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ द सी एनेमोन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन का सब टॉपिक, उसमें ये बात तुम्हारी किताब में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल एक पॉपुलेशन इंटरैक्शन में दिया हुआ है। तो जब क्लाउन फिश टेंटिकल्स में रहेगी तो वो रहती क्यों है वहाँ पे? इट इज़ बेसिकली टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स, यानी क्लाउन फिश प्रोटेक्शन मिल रही है क्लाउन फिश को जब वो हाइड्रा के सी एनिमन के टेंटिकल्स में रह रही है। तो लेकिन सी एनिमन को कोई फायदा नहीं हो रहा उसे। तो अगर एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है, दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो फायदा ना नुकसान, यानी कंडीशन क्या है तुम्हारी? कंडीशन है तुम्हारी लाइक दिस, वन स्पीशीज गेट बेनिफिटेड एंड द अदर स्पीशीज इज नीदर हार्म्ड नॉर गेटिंग गेन, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होगी? कमेंसलिज्म, ठीक बात है। पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट होता है उसकी बल्ले बल्ले उसको मजे आ जाते हैं क्योंकि उसको खाना मिल रहा है, होस्ट से शेल्टर मिल रहा है, होस्ट हार्म होता है ना। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तभी म्यूचुअलिज्म बोलते हैं इसको। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान, दूसरे को कोई भी ना हार्म ना गेन। लेकिन इस कंडीशन में आपको एक स्पीशीज को फायदा है, दूसरे को नीदर हार्म नॉर गेन, हेंस आपका आंसर क्या बनेगा? कमेंसलिज्म। Next is important attributes belonging to a population but not to an individual. अब again organism and population का question है, population attributes topic से उठाया है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या बनेगा? देखो ये तुमसे क्या पूछा है, तुम्हें ऐसा ऑप्शन चूज करना है which is actually related to your population, not to an individual,
है ना। तो ये हम किसका बात करेंगे, बर्थ रेट एंड डेथ रेट की बात करेंगे। बर्थ और डेथ तो तुम्हारा इंडिविजुअल को साउंड कर रहा है, तो इंडिविजुअल की बात नहीं बतानी, तुम्हें क्या बात बतानी है, पॉपुलेशन की बात बतानी है बच्चों। तो यहाँ पे तुम्हारा एक फर्स्ट जाएगा मेल फीमेल, फिर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, बट हमें तो पॉपुलेशन बतानी है, तो सेक्स रेशियो हम इसमें काउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ यानी ऑप्शन इज डी, डी सही बनेगा तुम्हारा इसका ऑप्शन। तुम लोग मुझे जरूर चैट बॉक्स में लिख के बताना वंस द वीडियो इज अपलोड कि तुम कितने क्वेश्चन सही करके आए हो। मेरे हिसाब से सब सही करके आए होगे, क्योंकि सब हमने क्लास में खूब अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फेसेस मैक्सिमम थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इसमें तुम्हारा आंसर बनेगा एम्फीबियंस। सबसे ज्यादा जो एक्सटिंक्शन की थ्रेट पे है वो कौन है, एम्फीबियंस है। उसके बाद तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से टॉपिक से है ये क्वेश्चन। Given below is the restriction site of a restriction endonuclease PST1, है ना। Providencia stewardii 1 का restriction site दिया हुआ है and the cleavage site is also given। तो तुमको सही बताना है कि कहाँ पे कट करेगा ये, ठीक है। कट करने के बाद क्या सिचुएशन आएगी, चूज द ऑप्शन दैट गिवन टू द रिजल्टेंट फ्रैगमेंट। कौन कौन से फ्रैगमेंट्स बनेंगे बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम PST1, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये देखो, ये अगर ये यहाँ पे कट मारेगा तो एक तुम्हारा स्ट्रेच तुम्हें ये मिल गया और एक तुम्हारा स्ट्रेच तुम्हें ये मिल गया, ठीक है। When it is been from 5 to 3 प्राइम, 3 to 5 प्राइम मारेगा तो एक स्ट्रेच ये हो गया, एक स्ट्रेच ये हो गया। देख लो ऑप्शन में कौन से, ये दो हमें 4 स्ट्रेच मिल रहे हैं। ये देखो ये वाला ऑप्शन, एक तुम्हें स्ट्रेच ये मिल रहा है इन दिस वे, एक तुम्हें स्ट्रेच ये मिल गया। वन इज दिस वन एंड द अदर इज दिस वन, यानी तुम्हारा सही ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा तुम्हारा सही ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। Given below are the list of the commercially important products and their source organism। अब देखो ये क्वेश्चन ना, ये मैं क्लास में कितनी बार मैंने ये बात बताई है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आना है। नीट में मैं डिस्कस करती थी, ये क्वेश्चन जरूर आना है, और एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड के एग्जामिनेशन में उठा के दे दिया इस बारी CBSE ने। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, ये क्वेश्चन हर हाल से इंपॉर्टेंट है किसी भी बायो के कॉम्पिटिशन के लिए, नीट के लिए भी। अब तुम CUET भी दोगे तो दोनों ही कॉम्पिटिशन के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना, इस एरिया को अच्छे से पढ़ के जाना। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, हमें फंजाई से मिलता है, यानी तुम्हारा ये किसी के साथ जाएगा 2। देन स्टैटिन्स मेनास्कस परप्यूरस, देन तुम्हारा स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे बना है, स्ट्रेप्टोकोकस से बना है। पेनिसिलिन वी ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलिन नोटाटम। अब देख लो सही ऑप्शन क्या है तुम्हारा, इसमें लगा लो ए गो विद 2, ए गो विद 2। देखो पहले ही तुमको आंसर मिल गया यहाँ पे डी, ए गो विद 2, बी गो विद 4th एंड देन सी गो विद स्ट्रेप्टोकोकस फर्स्ट एंड देन डी गो विद 3rd। तो आंसर तुमने पहले ही बना लिया अगर तुम्हें ए गो विद 2 मालूम है। यार आएंगे सबको मालूम है ये बात, तुम सबको खूब अच्छे से क्लास में डिस्कस किया हमने। अभी आ जाते हैं असर्शन रीजंस के क्वेश्चन पे। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, ट्रिकी इन द सेंस बहुत ही कनिंगली एक वर्ड को चेंज किया, क्लेवरली एक वर्ड को चेंज किया, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। देखो एनसीईआरटी की बात माने तुम्हारी अगर, तो एनसीईआरटी में असर्शन की स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट है वो कैसे दिया हुआ है, डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन दिया हुआ है। तुम्हें क्वेश्चन में यहाँ पे क्या मिल गया, क्यूटिन मिल गया। तुम अगर किताब देखोगे, तुम्हारी किताब में इकोसिस्टम वाले टॉपिक में ये कहानी दी हुई है, तो वहाँ पे क्यूटिन की बजाय काइटिन दिया हुआ है। तो लेकिन क्वेश्चन में क्यूटिन की बात कर रहे हैं, बट क्यूटिन में भी डिकॉम्पोजिशन तुम्हारा स्लोअर हो जाएगा, ठीक है। डिकॉम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। बताओ तुम लोग मुझे, ये बात ठीक है कि नहीं है? हमने सब पढ़ा है क्लास में, बिल्कुल। हमें मोस्ट ऑफ द स्टेप्स जितना भी है तुम्हें वो एरोबिक स्टेप्स है, उसमें हमें माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, किताब की कहानी है। अब विद रेफरेंस टू एनसीईआरटी माने तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो गया। हमें एनसीईआरटी की बात ही माननी है, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। समझ आई बात? अदरवाइज क्यूटिन में भी स्लोअर हो जाएगा डिकॉम्पोजिशन, लेकिन किताब में तुम्हारा क्यूटिन की बजाय काइटिन कर दिया है। किताब में काइटिन दिया हुआ है, तुम्हारे क्वेश्चन में क्यूटिन कर दिया है, तो इसलिए विद रेफरेंस टू एनसीईआरटी विल गो फॉर डी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अदरवाइज इसका आंसर बी भी बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अननोन चाइल्ड फॉलोड बाय एमटीपी इज एन इलीगल प्रैक्टिस। ठीक बात है, किताब की लाइन है ना, डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बाय द एमनियोसाइंथेसिस प्रोसेस। तो ये बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी।
followed by medical termination of pregnancy. Now amniocentesis is a practice to test the presence of genetic disorders also. बिल्कुल ठीक बात, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन it is not the reason of the assertion. तो तुम्हारा आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा. समझ आ रही बात बच्चों कि दोनों स्टेटमेंट सही है अपने आप में, लेकिन रीजन नहीं है. आई गेस तुम लोग यही लगा के आए होगे अपने टेस्ट में, एग्जाम में. आगे बढ़ते हैं. थैलेसीमिया एंड एब्नॉर्मल मायोग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू जीन इफेक्ट. तो ऐसा होता है क्या? बताओ, तुम्हें सही लग रहा है ये स्टेटमेंट? नहीं है सही. मायोग्लोबिन चेन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक. समझ आई बात? एंड देन द थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय द जीन्स HbA1 एंड HbA2 ऑन द क्रोमोसोम 16. देखो ये बात सही है तुम्हारी, है ना, ये बात तुम्हारी सही है और ये बात तुम्हारी गलत है. तो इफ A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा. समझ आ रही है बात बच्चों? कैसे करना हमें आंसर इस क्वेश्चन का? Synthetic oligonucleotide polymers are used during the annealing in PCR. PCR तुम सब पढ़े हो, है ना. PCR में denaturation, annealing, extension of the DNA segment, यही 3 सीक्वेंस स्टेप्स होते हैं. तो annealing के टाइम में हमें पॉलीमर, यानी पॉलीमर भी को, प्राइमर को ही पॉलीमर बोलेंगे, क्योंकि प्राइमर इज एक्चुअली अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, नथिंग लाइक दैट, है ना. तो फिर ये स्टेटमेंट तुम्हारा बिल्कुल ठीक है. ये स्टेटमेंट तुम्हारा बिल्कुल ठीक है. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नाउ द प्राइमर बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट द कॉम्प्लीमेंट्री रीजन. अब देखो कई बच्चे इसको सही करके आए हैं, जबकि बात गलत है. ये देखो गलत किस सेंस में है भाई? अनीलिंग के बाद ही तो एक्सटेंशन होगा, और डीनेचुरेशन के बाद ही तो तुम्हारा अनीलिंग होता है, और डीनेचुरेशन में तो तुम्हारे दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. तो प्राइमर तुम्हारा सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा इंडिविजुअली. बात समझ रहे हो? तो इसलिए डबल स्टैंडर्ड जो ये वर्ड दे दिया ना यहाँ पे तुमको, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. प्राइमर इज गोइंग टू बाइंड विद द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज ऑलरेडी गेट डीनेचुरेटेड, है ना, क्योंकि डीनेचुरेटेड तुम्हारी पहली स्टेप है, फिर तुम अनीलिंग विद प्राइमर करते हो. तो यानी कि ये बात तुम्हारी गलत हो गई. समझ में आ रही है बात? तो यानी इफ A इज ट्रू एंड B इज फॉल्स, तो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा? C बनेगा. ठीक है बच्चों? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन बी, जो कि तुम्हारे 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं. बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस तुमको मैं ये बताऊंगी कि तुमको इस हर क्वेश्चन को आंसर कैसे करना था. तो तुम लोग ये देखना कितना सही करके आए हो. ठीक है. स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. 100 टाइम्स ये चीज़ क्लास में डिस्कस की होगी हमने कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रैगमेंट्स जो सेपरेट होते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है. भाई डीएनए इज अ चार्ज मॉलिक्यूल, तो तुम्हारा चार्ज मॉलिक्यूल है, तो तुम्हें लिखना था इसमें कि चार्ज मॉलिक्यूल है and they get separated on the basis of size, है ना, under the influence of electricity. बस तुम्हें यही कहानी लिखनी थी. एक ही नंबर का तो है, 2 नंबर के क्वेश्चन है ना, 1 for this one, 1 for this one. So DNA charge molecule depending on the size will move towards the anode because it is negatively charged molecule under the influence of electricity. electrodes लगाते हैं हम. समझ आ रही है बात? तो फिर बस तुम्हें सिंपल से एक लाइन में लिखनी थी ये बात. Now how are DNA fragments visualized and once they are separated? अब तुम इसको देखोगे कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, अगर हमने उसको सेपरेट करने के बाद कैसे देखोगे? हम एक डाई यूज करते हैं इसमें. कौन सी डाई यूज करते हैं इसमें? इथिडियम ब्रोमाइड. और अब भी हमको दिखाई नहीं देंगे डाई करने के बाद. हम इसे क्या करेंगे? एक्सपोज टू यूवी रेज. फिर हमें कैसे नजर आएंगे? ये ऑरेंज कलर्ड बैंड्स. तो बस यही कहानी लिखनी थी तुमको. 1 नंबर का क्वेश्चन है, इजीली यू विल गेट 1 मार्क. ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं. गिव एन एग्जांपल ऑफ अ जीनस ऑफ फंजाई दैट फॉर्म्स माइकोराइजल एसोसिएशन विद प्लांट्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन, सब दिया हुआ है किताब में तुम्हारी. माइकोराइजा है ना, एसोसिएशन विद प्लांट्स. माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, हम जानते हैं. फंगस विद हायर प्लांट्स. तो तुमको जीनस बतानी थी. यहाँ पे क्या लिख के आए हो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में. ठीक है. तो इसका जीनस क्या बनेगा? इसका जीनस बनेगा ग्लोमस. तुम्हारी किताब में दी है ये बात. फंजाई कौन सी होती है? ग्लोमस होती है. ठीक है. और हाउ डज प्लांट डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एसोसिएशन. तो प्लांट को क्या प्लांट का फायदा हो रहा है इसमें, है ना. तो प्लांट का ये फायदा हो रहा है, फंगस उसको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है. उसके लिए फंगस क्या करती है? सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है. तुम्हारी किताब में एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इज गिवन विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ. तो कौन सा न्यूट्रिएंट है वो? यहाँ पे न्यूट्रिएंट का नाम तुम लिख सकते थे, फोस्फोरस. ठीक बात है.
तो बस आधे आधे मार्क का क्वेश्चन है, तुमको मिल गया आंसर, क्योंकि ए डिस्ट्रीब्यूटेड 1 और 2, तो 1 नंबर टोटल है इसका। अब आ जाते हैं नेम एनी 2 टेक्निक्स यूज टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। कई सारी तुम्हारी किताब में दी हुई है, MRI दिया हुआ है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दी हुई है, एंटीबॉडीज आर ऑल्सो बीन यूज्ड टू डिटेक्ट दी कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो तुम एंटीबॉडीज लिख सकते थे, MRI लिख सकते थे, एंडोस्कोपी लिख सकते थे, एक्सरेज लिख सकते थे, रेडिएशन थेरेपी लिख सकते थे। कई सारी तुम्हारी किताब में दी है, वही कहानी तुमको इसमें लिखनी थी। तुम्हें सिर्फ 2 पूछी है, देयर आर 4 to 5 जो तुम अच्छे से जानते होगे ये बात, ठीक है। Next is the graph given below shows the number of primordial follicle per ovary in a woman at different stages. Primordial follicle की बात कर रहे हैं, different stages in a woman. Study the graph and answer the questions that follow. तो तुमको ग्राफ देख के बताना है कि questions क्या पूछे गए हैं, उनका आंसर देना है। What is the average age of the women at the onset of menopause? देखो अब बहुत सिंपल सी कहानी है यहाँ भी। तुम देख रहे हो रेगुलर मेंसेस की बात यहाँ पे की है, और फिर यहाँ पे मेनोपॉज पे क्वेश्चन है। किस पे है? मेनोपॉज, कि आप स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है हमें? ये हमें इंडिकेट कर रहा है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन नो मेंसेस फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो फिर यानी कि तुम्हारी अराउंड कौन सी, देखो ये वाला सेक्शन देखो, यहाँ वाला, ये तुम्हारी ये एज बनेगी। तुम नियर 50s लिख सकते थे, 45 to 50 ईयर्स विद रेफरेंस टू दिस ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो तुम्हारा इसका आंसर क्या बनता? पहले वाले का 45 to 50 ईयर्स, ठीक है। नाउ एट व्हाट एज आर मैक्सिमम प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्रेजेंट इन दी ओवरी, है ना। अब तुम्हें ये बताना है कि कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्रेजेंट है। तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल प्रेजेंट है, तो ये कहानी तुम्हें ये वाली बात बताएगी, है ना। ये देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? फील्ड स्क्वायर्स, ये यहाँ पे तुम्हारी बात चलेगी, यहाँ पे, है ना। मैक्सिमम प्राइमोर्डियल फॉलिकल की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें ये बात करनी थी, ये वाली कहानी बतानी थी, ये वाली, रादर मोर अप्रोप्रिएटली ये around 10 to 15 years, around 10 to 15 years, 10 to 12 years। भाई वैसे भी किसी भी फीमेल में दिस इज द ऑनसेट ऑफ द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, जहाँ पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा स्टेज कहाँ पे चलेगी? प्यूबर्टी की स्टेज पे चलेगी, 10 to 12 स्टेज ईयर्स ऑफ द फीमेल। समझ आ रही है बात? तो पहले क्वेश्चन का 45 to 50 ईयर्स आंसर बनेगा, दूसरे क्वेश्चन का 10 to 15 और 12 ईयर्स, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। Abundant tortoise in a Galapagos Islands became extinct within a decade on introduction of the goats in the island। ठीक है, अगेन तुम्हारा ये क्वेश्चन क्लास 12 से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले टॉपिक से लिया है। तो इसमें तुमको ये बताना था कि एबिंगडन टॉर्टोइस का जो गैलापागोस आइलैंड में एक्सटिंक्शन हो गया जब हमने गोट्स को इंट्रोड्यूस किया। तो रीज़न क्या है उसका? देखो ये चीज़ हमने पढ़ी है, गॉस प्रिंसिपल है ये। गॉस प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है? नो टू स्पीशीज विद द सेम हैविंग नेचर ऑफ फूड रिसोर्सेज कैन लिव इन अ सेम हैबिटेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। भाई कॉम्पिटिशन चलेगा दोनों में, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा ताकतवर कौन है? गोट्स का ग्रेजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर कैटल्स। तो यहाँ पे टॉर्टोइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि गोट्स का ग्रेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा था इसलिए गोट्स के इंट्रोडक्शन से खाना यानी कि खाना नहीं मिल पाया किसको? एबिंगडन टॉर्टोइस को, इसलिए वो डिकेड में जाके एक्सटिंक्ट हो गए। Within a decade it is going to be extinct, क्योंकि गोट्स की कैपेसिटी ज़्यादा थी ग्रेजिंग की, एबिंगडन टॉर्टोइस को खाना नहीं मिल पाया। तो जब खाना नहीं मिल पाएगा obviously the animal is going to die, hence in a long run these animals got extinct। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाय यूजिंग पुनेट स्क्वायर डिपिक्ट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो जहाँ पे तुम्हारा जो है वो ग्रीन पॉट कलर जी इज डोमिनेंट, तो तुम्हारा ये डोमिनेंट है ओवर येलो पॉट कलर इन गार्डन पी, है ना। जो तुम्हारा ये जो जी स्मॉल जी क्या हो गया? लोअर जी, छोटा जी क्या हो गया? तुम्हारा रिसेसिव हो गया डेफिनेटली। तो अगर हम F1 की बात करें तो सारा तुम्हारा क्या बन के आएगा? इसमें तुम्हारा सारा ही ये तुम्हारा डोमिनेंट का केस हो गया विच इज़ ग्रीन, ये तुम्हारा रिसेसिव का केस हो गया विच इज़ येलो, ठीक है। और तुम्हारा F1 में क्या बन के आएगा? तुम्हारे सब इस टाइप के बन के आएंगे, हम जानते हैं ये बात। तो इस F1 की ऑफस्प्रिंग को हमने क्या किया? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एन अननोन जीनोटाइप इन अ टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो तुम रख लो इसे पुनेट स्क्वायर में, देखो क्या बन के आएगा तुम्हारा, यही तो लगाओगे।
तो कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी, यानी कि 1:1 का रेशियो आएगा अगर हम फिनोटाइप की बात करें। और जीनोटाइप का भी रेशियो सेम रहेगा भाई, आधे तुम्हारे क्या है डोमिनेंट है ग्रीन कलर है, और आधे तुम्हारे क्या है येलो कलर है रिसेसिव है ना, हेट्रोजाइगस, क्योंकि तुमको जीनोटाइप पूछा है तो यहाँ पे लिख देना इट विल बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, बट द रेशियो ऑफ द टू जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रिमेन्स द सेम 1:1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। Explain how did the experiment conducted by Philip Miller substantiate the even life evolved from the pre-existing non-living organic molecules? तो तुम्हें कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ तुम्हें यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट का ये खूबसूरत सा डायग्राम तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, एवोल्यूशन टॉपिक में, वहीं से उठाया है मैंने तुमको बताने के लिए कि तुम्हें यही डायग्राम बनाना था। थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देते, ये भी बता देते कि ओपरेन हेल्डेन ने केमिकल थियरी बताई, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें यूरे मिलर ने दिया विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ये इसको एक्सप्लेन करना था और थोड़ा मेंशन कर देते कि इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने ली थी जो कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के वक्त, अर्लियर एटमॉस्फेयर के वक्त प्रेजेंट थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, और वही हाई टेम्परेचर ऑफ 800 वोल्ट है ना, वल्केनिक कंडीशंस, वल्केनिक इरप्शंस, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, यही सारी कहानी तुम्हें इस क्वेश्चन में लिख के आनी थी। ठीक है बच्चों, दिस इज सेक्शन सी, यानी कि अब हम जा रहे हैं 3 मार्कर के लिए। 3 मार्कर का बच्चों से मेरी बात हुई तो दे वर सेइंग कि मैम थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे। बच्चे ट्रिकी नहीं थे क्वेश्चंस, थोड़ा सा लिखना था, लेंदी था। अदरवाइज अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन नीड्स बोथ अ मस्कीटो एंड अ ह्यूमन होस्ट फॉर इट्स कंटिन्यूटी। एक्सप्लेन। भाई तुम्हारी किताब में एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम बना हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, वही कहानी तुम्हें इसमें लिखनी थी। तो तुम कैसे लिखोगे इसको? प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बता दो, डाइजेनेटिक है, कौन सा होस्ट है इसमें आपका, कुछ साइकिल इसमें मेन में चलेगा, कुछ साइकिल इसमें मस्कीटो में चलेगा। तो मेन में तुम्हारा एसेक्सुअल फेज चलता है, मस्कीटो में तुम्हारा सेक्सुअल फेज चलता है। एसेक्सुअल फेज में कहाँ पे सबसे पहले इन्फेक्टेड फॉर्म एंटर होगी, स्पोरोजोइड्स सबसे पहले तुम्हारे लिवर में गए, आरबीसी में गए, रप्चरिंग हुई, रिलीज किया तुमने आरबीसी ने रिलीज किया हीमोजोइन, और फिर चिल फीवर वाली स्टेज हुआ है ना, और फिर कोई भी मस्कीटो ने उस मेन को काट लिया अगर, तो वो मस्कीटो के पेट में चला जाएगा, वहाँ गट में जाके गेमेटोफाइट स्टेज बन जाएगी, फिर गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट्स बनेंगे, फिर उस मस्कीटो ने किसी और मेन को काटा तो वहाँ पे जाके स्पोरोफाइट दूसरे की बॉडी में पहुँच गए, एंड द लाइफ साइकिल रिपीट। तो ये सारी कहानी तुम्हें समझानी थी, क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन है तो यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग, प्लस तुमको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देना था, क्योंकि तुम्हारी किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वी ऑल मस्ट वर्क टुवर्ड्स मेंटेनिंग गुड हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। एक्सप्लेन एनी 6 ways। आई मीन दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन यू हैव एवर गॉट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब ये तो बच्चा भी बता देगा ये कहानी कि हमें अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए। तुमको 6 पॉइंट पूछे बट तुम्हारे दिमाग में 10 पॉइंट आ जाएंगे, 12 पॉइंट, आई एम श्योर, जैसा मैंने तुमको पढ़ाया क्लास में। Immunization, vaccination, keep your surroundings clean, then do not leave the food uncovered, wash your hands before the meal, है ना, then keep your surroundings clean। मतलब तुम इसमें भर के पॉइंट्स लिख सकते थे। 6 पॉइंट्स की कहानी कही थी हमने, इस क्वेश्चन में पूछी थी, then you can write a number of points on this। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही क्वेश्चन अटेंड किया होगा इंस्टेड ऑफ दिस, आई एम श्योर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन अ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय द मेल पार्टनर ऑफ अ कपल। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है तुम्हारा ये, तुम्हें सर्जिकल मेथड बताना है जो कि मेल अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो सब जानते हो तुम लोग, वैसेक्टॉमी पहले लिख देते, फिर इसमें लिख देते, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते, कट एंड टाइड ऑफ वैसे डिफरेंस। अब क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन है तो इट इज नॉट सफिशिएंट, यहाँ पे तुम थोड़ा सा ये भी मेंशन कर देते कि व्हेन इट इज बीन डन, सो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पे मेल की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेल कंटिन्यूसली टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, लेकिन हमने स्पर्म्स का पाथ जो है वो ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से सीमन में इट विल नॉट बी स्पर्म्स प्रेजेंट, सीमन इज एक्चुअली डिवॉइड ऑफ स्पर्म, दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये सारी कहानी तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए लिख के आनी थी।
आगे बढ़ते हैं. बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स. है ना, हम जानते हैं ये बात. बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल in many ecosystem. Describe any two broad utilitarian arguments to justify the given statement. किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है. फोटोसिंथेसिस की कहानी लिखना था तुम्हें, इसमें पॉलिनेटर्स की बात करनी थी कि किस तरह से जो है ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू प्रोवाइड दी बेनिफिट टू द इकोसिस्टम. तो तुम इसमें एक ऑक्सीजन की बात लिख देते फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखा के, और फिर तुम एक इसमें पॉलिनेटर्स की बात लिख देते, है ना. विदाउट पॉलिनेटर्स पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो ऑक्सीजन और पॉलिनेटर्स की कहानी तुम्हें लिखनी थी. स्टेट वन एथिकल रीजन ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी. तो तुम्हारी किताब में एक टर्म दिया हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू. तो यहाँ पे ये वर्ड तुम्हें जरूर ऐड करना था. इथिकल रीजन पूछ रहे हैं इस वजह से. तो हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जिसको छेड़छाड़ करने का हमें कोई हक नहीं है. तो जैसा हमने उसको एंजॉय किया है ऑर्गेनिज्म को, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको एंजॉय करे, देखें, समझें जैसे हमने समझा है. तो यही बात तुम्हें इस क्वेश्चन में लिखनी थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. One of the major approaches of the crop improvement program is artificial hybridization. Chapter 2, sexual reproduction in flowering plants का question है. Explain the steps involved in making sure that only the desired pollen grain pollinate the stigma of the bisexual flower of a plant breeder. तो तुम्हें इसमें सारा अगर तुम artificial hybridize कर रहे हो तो कौन कौन सी स्टेप हैं. अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तुम्हें यही कहानी लिखनी है. तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, भाई तुम्हारा फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो तुम सबसे पहले इमैस्कुलेशन करोगे, है ना. क्या करोगे, इमैस्कुलेशन करोगे, यानी कि तुम रिमूवल ऑफ द मेल ऑर्गन, मेल पार्ट वहां से हटा दोगे. उसके बाद क्या करोगे, तुम बैगिंग कर दोगे. बैगिंग क्यों करोगे, जब तक कि तुम्हारा स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो जाए उस पीरियड के लिए कि और कहीं पोलन ग्रेन उस पर आके ना गिर जाए, लैंड ना कर जाए, और प्लस तुम्हारा स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो जाए, तब तक के लिए तुम उसे बैगिंग कर दोगे. फिर तुम क्या करोगे, अपना डिजायर्ड पोलन ग्रेन जो तुम चाहते हो उसको स्टिग्मा पे, व्हेन स्टिग्मा गेट्स रिसेप्टिव, तो तुम पोलन ग्रेन को उस पर डाल दोगे, यानी कि डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स. फिर तुम क्या करोगे, डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, rather you will write dusting of desired pollen grain, है ना. भाई तुम्हारी मर्जी का डालोगे ना, तुम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइज कर रहे हो. फिर तुम क्या करोगे, फिर उसकी रीबैगिंग कर दोगे जब तक कि वो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब में कन्वर्ट ना होके फर्टिलाइजेशन ना हो जाए. ठीक है, तो तुम्हें यही सारी स्टेप लिख के आनी थी इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इन्हीं सारी स्टेप्स को तुम एक्सप्लेन कर देते. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. जस्ट सेकेंड. हाँ जी, L.A. Lilly contribution for diabetic patients through RDNA technology has been overwhelming accepted. Explain how. Biotech and its application. से क्वेश्चन लिया है ये, तो तुम्हें वो जो पूरा इंसुलिन का प्रोसेसिंग थी वो समझानी थी. यहाँ पे स्टार्ट तुम कैसे कर सकते थे, इन 1983. कौन सी ईयर में, इन 1983 L.A. Lilly ने इंट्रोड्यूस किया मैन मेड इंसुलिन, है ना. वो कौन सा इंसुलिन था, ह्यूम्यूलिन. तो पहले एक लाइन में तुम ये मेंशन कर देते तो बात समझ में आ जाती. इन चीज़ों को ना हाईलाइट भी करना चाहिए हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि तुम जो भी तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है फटाफट से तुम्हें उसको आंसर मिल जाए कि तुम्हें बात मालूम है ना. फिर तुम क्या करते, देखो अगर हम थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में कि हमारी बॉडी जो इंसुलिन बनाती है दैट इज प्रो हार्मोन, प्रो इंसुलिन, है ना, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. क्योंकि उसमें क्या है, तुम्हारा मान लो तुम्हारी 2 स्ट्रेचेज है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है. इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो तुम्हारा लिंकर चेन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सी चेन बोलते हैं. तो ये तुम्हारा क्या है, इनएक्टिव इंसुलिन है. बिकॉज सी का काम बेसिकली क्या है, टू फॉर्म दी डाइसल्फाइड ब्रिजेस बिटवीन द 2 strands of this. As soon as this bridges are formed between the polypeptide A and B, तो तुम्हारा जो एक्टिव इंसुलिन होगा वो किस तरह से बनेगा, तुम्हारा एक्टिव इंसुलिन इस तरह से, इन दोनों ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में तुम्हारे क्या बन गए, डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन गए. नाउ दिस इज योर एक्टिव इंसुलिन. तो तुम्हें ये पिक्चर्स बना के आनी थी, थोड़ी सी बताना था. फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी, भाई सी लिंकर चेन की जरूरत हमें कब है, टू फॉर्म दी बॉन्ड्स बिटवीन दी ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन. तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि देयर इज नो नीड टू फॉर्म दी सी पॉलीपेप्टाइड चेन, रादर थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी व्हाट दे डू, दे प्रिपेयर सेपरेटली ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन by using RDNA technology. And when the 2 polypeptide chain formed,
फॉर्म्ड, जब वो बन गई तो उन्होंने एक साथ दोनों को कल्चर्ड मीडियम में रखा टू फॉर्म दी बॉन्ड्स बिटवीन द टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ ए एंड बी। तो इस तरह से तुम्हें इस क्वेश्चन को आंसर करना था। 3 मार्क का क्वेश्चन था, तो तुम्हें सारी बातें थोड़ा सा एक्सप्लेन, कम से कम एटलीस्ट 1/4 पेज तुम्हें भर के आना था और सारी कहानी उसमें लिखनी थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च इन द ईयर 1990 विद सम इंपॉर्टेंट गोल्स। एनलिस्ट एनी 4 प्राइम गोल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तुमसे, सबसे इजी क्वेश्चन है, जो चीज़ बिल्कुल डायरेक्ट पूछी जाती है, दिमाग ही नहीं लगाना है, पढ़ के गए हो वैसे लिख के आ जाओ। भाई क्या क्या तुम्हारे गोल्स क्या थे इसमें? एक तुम्हारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 20 से 25,000 की जीन्स को आइडेंटिफाई करना था, है ना। 3 बिलियन बेस पेयर्स की सीक्वेंस करनी थी, ठीक बात है। फिर हमने स्टोर को इंफॉर्मेशन को स्टोर करना था। फिर क्या करना था हमें? फिर हमने इम्प्रूव्ड टूल्स डेवलप किए फॉर डेटा एनालिसिस, है ना। एलसी वाला पॉइंट भी लिख सकते थे तुम, इथिकल लीगल सोशल इश्यूज को डील करना था। तो ये सारी कहानी तुमसे 4 पूछे थे, तुम कुछ भी लिख के आ जाते, इसमें से सब तुम्हारी किताब में गिवन था। नाउ नेम एनी वन कॉमन नॉन ह्यूमन एनिमल्स मॉडल ऑर्गेनिज्म विच इज ऑल्सो बीन सीक्वेंस देयर आफ्टर। तो ह्यूमन के अलावा और कौन सा ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस साइंटिस्ट ने किया, ये तुमको इस क्वेश्चन में पूछा है। किताब में कम से कम 5 या 6 दिए हैं, तुमको सिर्फ एक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से दिए हुए किताब में? बैक्टीरिया को हमने सीक्वेंस किया, बैक्टीरिया के जीनोम को। ईस्ट का किया हमने। एक निमेटोड दिया हुआ है, नॉन पैथोजेनिक फ्री लिविंग निमेटोड, देखना तुम लोग, आई गेस सीनोरैप्टिडिस, है ना, एलिगेंस, सब तुम्हारी किताब में दिया हुआ है ये, राइट। और राइस का किया हमने, ड्रोसोफिला का किया। तो ये तुमको कितने सारे तुम्हारी किताब में, तुम इसमें से कोई भी एक लिख जाते, नंबर अपने तुम बना लेते। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन 29 एंड 23 केस बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन डी, यानी कि 4 मार्कर क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज सब पार्ट विद एन इंटरनल चॉइस इन 1 सब पार्ट। अब देखो मैं रीड नहीं करने वाली हूँ सारा ये, लेकिन तुम्हारे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस की कहानी इस क्वेश्चन में दी हुई है कि मेल के पास कितने हैं एंड फीमेल के पास कितने हैं। 44 + XY इन मेल एंड 44 + XX इन फीमेल। तुम्हारा XY एंड X आर दी सेक्स क्रोमोसोम। यही सारी कहानी दी है। यहाँ से पढ़ूंगी मैं, क्योंकि इससे हमें मतलब है आंसर देने से। समटाइम एन एरर में अकर ड्यूरिंग मियोसिस ऑफ सेल साइकिल। हम जानते हैं एरर हो सकता है जब सेल साइकिल चलेगा, मियोसिस चलेगा, वेयर द सिस्टर क्रोमेटिड्स फेल टू सेग्रीगेट, है ना। सिस्टर क्रोमेटिड्स ने क्या किया, वो बिछड़ने से रुक गए, आई मीन सेपरेशन रुक गया, कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। ये बात जानते हैं हम। लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द एबनॉर्मल गैमीट्स। तो एबनॉर्मल गैमीट्स बनेंगे विद ऑल्टर्ड क्रोमोसोम नंबर। डेफिनेटली अगर डिसजंक्शन हो जाएगा, सेपरेट नहीं होंगे क्रोमैटिड्स, तो तुम्हारे गैमीट्स भी सही नहीं बनेंगे। ऑन फर्टिलाइजेशन सच गैमीट्स डेवलप इनटू एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स। सही बात है, ऐसे गैमीट्स जो कि एबनॉर्मल हैं, तो फिर उसमें एबनॉर्मल ही बच्चे पैदा होंगे। तो फिर किस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे यही पूछा हुआ है, समझ आ रही बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी। तो बताओ तुम्हारा इसका आंसर क्या लिख के आए हो, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी। किताब में अच्छे से दिया हुआ है। प्लस एंड माइनस क्रोमोसोम, या तो एक क्रोमोसोम लॉस हो जाएगा या गेन हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा या फिर एक कम हो जाएगा। तो इसको तुमको ऐसे लिखना था, प्लस माइनस, है ना, क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहे हैं ना। इफ ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द क्रोमोसोम ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या ड्यूरिंग, हम जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, तो क्रोमैटिड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट, तो XY जो कि मेल में प्रेजेंट है वो सेपरेट होने से रह गए। ड्यूरिंग मियोसिस राइट ओनली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स विद अल्टर्ड क्रोमोसोम दैट कुड पॉसिबली बी प्रोड्यूस। तो क्या बनेगा तुम्हारा 22 + XY होगा, क्योंकि XY का सेपरेशन नहीं हुआ, और 22 + 0 बन जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, अब दूसरे में खाली हो गया, डिसजंक्शन ही नहीं हुआ तुम्हारे सेक्स क्रोमोसोम का। समझ आ रही बात। तो इसको ऐसे आंसर करना था। नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म 22 + Y फर्टिलाइजेस एन ओवम, तो विद कैरियोटाइप 22 + XX। अब ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। एक का नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म, ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम, फर्टिलाइजेस एन ओवम विद कैरियोटाइप 22 + XX, किसके साथ जाके फ्यूज हुआ, 22 + XX। नाउ नेम द डिसऑर्डर ऑफ द ऑफस्प्रिंग दिस प्रोड्यूस हु सफर फ्रॉम। कौन से डिसऑर्डर से सफर करेगा? देखो तुम्हारी कहानी क्या बनी इसमें, 44 XXY, ये कहानी तुम्हारी बनी। यानी कि इंस्टेड ऑफ 46 द कॉम्बिनेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 46 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम तुम्हारा ज्यादा हो गया, तो कौन सा डिसऑर्डर हो गया तुम्हारा, ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया ये,
समझ आ रही है बात? कौन सा डिसऑर्डर हो गया ये? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, और तुमको इसके 2 सिम्टम्स लिखने हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? गायनेकोमास्टिया हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेज, सच एन इंडिविजुअल स्टेराइल। तो ये सारी कहानी तुम्हें इसमें लिखनी थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ बेस्ट नोन एंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी, है ना, मतलब एनीप्लॉइडी मतलब ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी, प्लस माइनस क्रोमोसोम, ऑटोसोम। ये तुम्हें क्या बताना था इसमें? डाउन सिंड्रोम की कहानी बतानी थी, डाउन सिंड्रोम। और क्या लिख सकते थे इसमें? ट्राइजोमी। कहाँ पर, कहाँ बढ़ गया क्रोमोसोम? ऑन क्रोमोसोम 21, ये बात लिखनी थी। एंड राइट एनी 2 सिम्टम्स, 2 सिम्टम्स तुम्हें लिखने थे। तो कई सारे सिम्टम्स तुम्हारी किताब में दिए हुए हैं, राउंड हेड, फरो टंग, पाम क्रीज, ये सारी बातें तुम इसमें लिख सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज व्हेन अ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्वेड्स अ होस्ट, अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यूजुअली अकर्स लीडिंग टू द इन्फेक्शन एंड डिजीज कॉजिंग सफरिंग टू द होस्ट। देखो ये सारी कहानी तुमको दी हुई है कि क्या होगा अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे बॉडी में पहुंच गया। सो इस प्रोसेस को पैथोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। वंस द ऑर्गेनिज्म ओवरकम द डिफेंस सिस्टम ऑफ द होस्ट, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फॉलोज अ सर्टेन सीक्वेंस ऑफ इवेंट एज शोन इन द फिगर। तो अगर तुम नहीं हरा पाए होस्ट उसके माइक्रोब को, तो वो माइक्रोब जीत गया और तुमको बीमारी हो जाएगी। तुम्हारा इम्यून सिस्टम फेल हो गया उसे मारने से, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू डिजीज। तो तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन विच पीरियड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ ट्रांसमिटिंग अ डिजीज, इन्फेक्शन वाई। तो कब तुम सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं जब तुम डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हो, कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हो। वी नो दैट पैथोजेनिक डिजीज इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कब सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि तुम उस डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हो एक हेल्दी पर्सन में? तो तुम जब बीमार होगे, अगर उस वक्त तुम्हारे पास कोई हेल्दी पर्सन आ गया तो इट विल बी मैक्सिमम चांसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑफ डिजीज। तो तुम्हें क्या लिखना था इसमें तुम्हें लिखना था पीरियड ऑफ इलनेस विद रेफरेंस टू द ग्राफ पूछा है, तो वहीं से तुमको आंसर्स देने थे, पीरियड ऑफ इलनेस। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्टडी द ग्राफ एंड राइट व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। अब ये तो बहुत ही सिंपल है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि पैथोजन तो तुम्हारी बॉडी में गया है लेकिन कोई तुम सिम्टम नहीं शो कर रहे हो। समझ आ रही बात? तो अभी तक तुम ठीक हो, लेकिन पैथोजेनिक ने अभी अपना नंबर नहीं बढ़ाया है, इसकी वजह से बीमारी अभी दिख नहीं रही है, देयर इज नो सिम्टम अपीयरिंग, ठीक है। नाउ फिर तुमसे पूछा है नेम अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब हम बहुत अच्छे से बात जानते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड में सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं कौन सी डिजीज के ट्रांसमिट होने के हैं? एड्स। इसका आंसर तुम्हें क्या लिखना था? एड्स लिखना था। इस वाले क्वेश्चन का आंसर तुम्हें जो पूछा है, यू विल राइट एड्स। Now, name a specific type of lymphocyte that are attacked by the pathogen of this disease. तो कौन से तुम्हारी बॉडी के lymphocytes सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं वास्टली, जिसकी वजह से तुम्हारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है? तो तुमको क्या देना था आंसर? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स वास्टली रिड्यूस होते हैं, इसकी वजह से तुम्हारा सॉरी इम्यून सिस्टम रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट तुमसे पूछा है ड्रॉ अ स्कीमेटिक लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। वाई मॉलिक्यूल बनाना था तुम्हें, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तुम्हारी किताब में दिया हुआ है वाई मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बताना था। यहाँ पे लेबल कर देते एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे ये बता देते तुम दिस इज लाइट चेन, हैवी चेन, यहाँ पे तुम वो दिखा देते बॉन्ड्स। समझ आ रही बात? तो बस यही कहानी तुम्हें लिखनी थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, in which period the number of immune cells forming antibodies will be the highest in a person suffering from pneumonia? Name the immune cells that produces antibody. तो सबसे ज़्यादा तुम्हारी इम्यून सेल्स सबसे ज़्यादा कब बनेंगे तुम्हारी बॉडी में? विद रेफरेंस टू द ग्राफ बताना है, जब तुम्हारी बीमारी कम होएगी, यानी कि पीरियड ऑफ डिक्लाइन। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? पीरियड ऑफ डिक्लाइन। कौन से इम्यून सेल्स की बात कर रहे हैं? विच इज एक्चुअली बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स। समझ आ रही है बात बच्चों? तो इस तरह से तुम्हें ग्राफ के हिसाब से इस क्वेश्चन को आंसर करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट वी आर एंडिंग अप। कोशिश की है मैंने जल्दी एक्सप्लेन करने की, छोटा वीडियो बनाने की, जिससे कि तुम सारे क्वेश्चंस को टैली कर पाओ कि तुम कितने सही करके आए हो। चलिए नेक्स्ट इज सेक्शन ई की बात करते हैं, विच इज ऑब्वियसली 5 मार्कर।
बायोरिएक्टर्स का क्वेश्चन था। अब ये बहुत ही थोड़ा सा बकवास सा क्वेश्चन लगा मुझे, तो खैर पता नहीं, आई डोंट थिंक सो तुम लोग अटेंड करके आए हो, क्योंकि इसमें चॉइस थी और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था, तुम सब जानते हो। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कोई बच्चा अटेंड करके आया होगा फ्रैंकली, है ना, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बातें दी हैं इसमें, समझ ही नहीं आ रहा आंसर क्या करना है, जो बच्चों ने मुझे बताया। तो खैर पहले क्वेश्चन में तुम्हें बताना था कि ऑपरेशन गाइडलाइंस दैट मस्ट बी अडहेयर टू एज टू अचीव द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बायोरिएक्टर सिस्टम। तो कौन कौन सा तुम्हें यहाँ पे जो प्रॉपर बायोरिएक्टर सिस्टम को बनाने के लिए, ऑप्टिमल कंडीशन में लाने के लिए तुम्हें क्या क्या लगाते हो? टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच पोर्ट सिस्टम, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करो, विटामिन्स एंड ऑल दैट, सॉल्ट्स प्रोवाइड करो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करो फॉर द माइक्रोब्स। तो ये तुम्हें यहाँ पे बतानी थी, ये गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए। नाउ मेंशन द फेज ऑफ द ग्रोथ वी रेफर टू इन द स्टेटमेंट। अभी मुझे तो ये बात नहीं समझ में आई, इसमें पूछना क्या चाह रहा था एग्जामिनर, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। भाई मेरे हिसाब से तुम इसमें ये आंसर लेके आ सकते थे कि जब हम कल्चर्ड मीडियम एक तरफ से व्हेन द प्रोडक्ट इज बीन रेडी, तो एक तरफ से देयर इज अ सिस्टम कि हम निकाल सकते हैं, दूसरी तरफ से फ्रेश डाल सकते हैं। तो निकालने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि वो उसमें हमारा प्रॉपर प्रोडक्ट इज बीन देयर, देन वी कैन यूज इट फॉर फर्दर प्रोसेस, है ना। तो इसमें तुम ये बात लेके आ सकते थे, इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द बायोरिएक्टर सूटेबल फॉर द इंटेंडेड यूज इमीडिएट। नहीं, ये इसका आंसर तुम्हें नो लिखना था। तुम्हें क्या लिखना था? नो आंसर, क्योंकि डायरेक्ट तो हम यूज नहीं करते निकालने के बाद, हम क्या करते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं हम? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करते हैं, तब जाके यूज करते हैं, टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेशन होता है, तब जाके मार्केट में ये सोल्ड होता है। तो बट दिस इज, आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने अटेंड किया होगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और करके है, देखो ये वाला, ये इट इज वेरी सिंपल, सब जानते हो तुम लोग अच्छे से ये बात। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से यही क्वेश्चंस अटेंड किए होंगे और यही वाइजली है कि इसको अटेंड करो। EcoR1 has played a very significant role in rDNA technology. तो तुम्हें कन्वेंशन फॉर नेमिंग, नोमेनक्लेचर बताना है। अब इससे ज़्यादा इजी और क्या होगा, है ना। इसका नोमेनक्लेचर बताना था, तो तुमने क्या लिखना था? ई यहाँ पे क्या है? ई जीनस से उठाते हैं हम, जीनस इज एस्केरिचिया, राइट। को क्या है तुम्हारा? को स्पीशीज से उठाते हैं, दैट इज कोलाई। आर तुम्हारा क्या है? आर तुम्हारा स्ट्रेन है। आई इज ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो पहले के लिए तुम्हें ऐसे आंसर करना था, एंड आई गेस दिस इज वेरी सिंपल, आप सब ने अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट इज राइट द रिकॉग्निशन साइट एंड द क्लीवेज साइट। कितनी बार क्लास में पढ़े हैं, है ना? GAATTC, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से हम बात जानते हैं, ये बात है ना। तो फिर क्या लिखेंगे दूसरे उसमें? CTTAAG, है ना। तो यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया रिकॉग्निशन साइड, एंड रिस्ट्रिक्शन साइड क्या बनेगी? बिटवीन G and A। चाहो तो अलग करके बाद में स्ट्रेचेस दिखा सकते थे, ठीक है। व्हाट आर द प्रोट्रूडिंग एंड हैंगिंग स्ट्रेचेस ऑफ द DNA प्रोडक्ट बाय दीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं हम स्टिकी एंड्स, है ना। और ये क्या करता है? दियर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ rDNA, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ DNA लाइगेज, तभी तो रिकॉम्बिनेंट DNA बनाएंगे हम। समझ आ रही बात? तो इसको इस तरह से तुम्हें आंसर करना था। चलिए आगे आ जाते हैं। It is sometimes observed that if one progeny shows a phenotype that resembles both the parents. Explain this type of inheritance using the example of ABO blood group system. तो ये तुमको कौन से टाइप की इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं? कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं। जब तुम्हारे पेरेंट में के एलील दोनों ही एज इट इज शो करें ऑफस्प्रिंग में, तो इसमें थोड़ा सा हमें लिखना है। अब क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें थोड़ी सी बातें इसमें लिखनी है। तो पहले तो तुम ये बताओगे कि ब्लड ग्रुप सिस्टम में जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें, है ना। जीनोटाइप कितने होते हैं तुम्हारे? जीनोटाइप तुम्हारे 4 होते हैं, सॉरी जीनोटाइप तुम्हारे 6 होते हैं, फिनोटाइप तुम्हारे 4 होते हैं। जीनोटाइप कितने होंगे? 6, और फिनोटाइप तुम्हारे कितने होंगे? 4। तो यहां पे ना ये बात तुम्हें लिख के आनी थी, फिर से लिख देती हूं। फिनोटाइप तुम्हारे होंगे 4। कैसे होंगे? देखो तुम भाई, अगर किसी ब्लड ग्रुप, जीन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप के लिए? आई जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो एक कंडीशन क्या हो सकती है? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, IA O, है ना। पहली कंडीशन क्या है? होमोजाइगस। दूसरी कंडीशन क्या है? हेट्रोजाइगस। इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है होमोजाइगस ए, और इसका क्या है? हेट्रोजाइगस ए, है ना। दूसरी क्या हो सकती थी? IB
IBIO, अगेन होमोजाइगस बी एंड हेट्रोजाइगस बी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती थी? IAIB। यही तो बात पूछ रहे हैं तुमसे इस क्वेश्चन में, एक्चुअली को डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, तुमसे यही बात पूछ रहे हैं। एक कंडीशन क्या हो सकती थी? IOIO, यानी कि ब्लड ग्रुप इस बंदे का क्या होगा? O होगा। इस केस में क्या होगा? AB होगा। तो तुम देख रहे हो 6 जीनोटाइप बन सकते हैं, लेकिन अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो 4 ही तो ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। किसी भी बंदे के इन चारों में से कोई भी एक ब्लड ग्रुप होगा। तो तुमसे क्या पूछा है कि आपको एक्सप्लेन करना है इस टाइप की इनहेरिटेंस को। क्या ये पॉसिबल है कि F1 प्रोजेनी में शो अ फिनोटाइप दैट रिजेंबल बोथ द पेरेंट, यानी कि ए बी दोनों पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो तुम यहाँ पे यूजिंग पनेट स्क्वायर भी अपनी बात बता सकते थे। सपोज देयर इज अ पेरेंट जिनका एक का ए है और दूसरों का बी है, तुम इसको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में दिखा सकते थे। सपोज इट इज, फर्स्ट मान लेते हैं होमोजाइगस केस है, क्रॉस्ड विद बी पेरेंट, अगेन हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस बी है। तो तुम इसको पुनेट स्क्वायर में डालो, क्या आएगा तुम्हारा? दिस इज, यहां पे तुमने लिखा IA, IO, IB, IO, है ना? यही गैमेट्स बनेंगे तुम्हारे। तो IA, IB, IB, IO। अब तुमने क्या कर दिया? IA, IO और IOIO। देखो ये कंडीशन आ गई, तुमको AB ब्लड ग्रुप मिल गया। दो द पेरेंट्स आर A एंड B, लेकिन तुम्हारी ऑफस्प्रिंग में AB की कंडीशन आ गई, यानी कि को डोमिनेंस का केस है। दोनों ही डोमिनेंट एलील्स आगे बढ़ के ऑफस्प्रिंग में शो करेंगे। दैट मीन्स द ऑफस्प्रिंग हैज ब्लड ग्रुप एज AB. AB is dominant in case of blood group system and O is recessive. तो ये तुम हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी दिखा सकते थे और तुम होमोजाइगस कंडीशन में भी दिखा सकते थे। कैसे? IA, IB, IB, तुम पुनेट स्क्वायर में डालोगे, तुम्हारा एक ब्लड ग्रुप ABB आएगा। समझ आई बात? तो क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और मुझे लगता है इसकी बजाय तुम्हें यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, बहुत सिंपल था, कई बार हम क्लास में इसको डिस्कस किए हैं। Now explain the process of amino acetylation of tRNA and its role in the process of translation. तो amino acetylation क्या होता है? चार्जिंग ऑफ TNA। TNA कब tRNA, तुम्हारा tRNA कब चार्ज होगा? जब amino acids get activated in the presence of ATP, तो वो बाइंड कर जाएंगे with their respective tRNA। तो वही tRNA is actually called as चार्जिंग ऑफ tRNA और amino acetylation of tRNA। रोल क्या है इनका? भाई ये tRNA तो आपस में मिलेंगे, तब जाके तुम्हारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। जब तुम्हारा चार्ज tRNA when they stick together, link together with the help of peptide bond, तभी जाके तुम्हारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। हाउ डज द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस अकर इन प्रोकैरियोट्स? अब देखो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन डिफर होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। क्यों डिफर होता है? देखो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो तुम्हारा ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही कहाँ चल रहा है? साइटोप्लाज्म में चल रहा है, साइटोसॉल में चल रहा है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स के केस में कोई भी डिमार्केशन नहीं है of the cytosol and the nucleus। तो तुम्हें यही बात लिखनी थी। Even sometimes translation process begins much earlier before the transcription is finished, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन को कोई भी प्रोसेस नहीं चाहिए, प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती है, स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स एक्सॉन्स, ऐसी कोई कहानी तुम्हारी प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलती है। तो समटाइम्स इट में ऑल्सो पॉसिबल कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों साथ में चल रहा है। ट्रांसलेशन पहले भी शुरू हो जाएगा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड इट मे पॉसिबल कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ में चले। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में कभी नहीं होता ऐसा। वंस द ट्रांसक्रिप्ट इज डन, इज प्रिपेयर्ड with the process of transcription, then it comes out from the nucleus to the cytoplasm, then translation begins। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों ही साथ में चल सकते हैं। तो ये बात तुम्हें इस क्वेश्चन में लिखनी थी। Next is, what are the untranslated regions located on mRNA and Y? एक नंबर का क्वेश्चन था तुम्हारा। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, अनट्रांसलेटेड रीजन कौन से रीजन होते हैं? विच आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट देमसेल्व्स टू फॉर्म द प्रोटीन्स। तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तुमको पूछा ना कहाँ पर होते हैं, वेयर आर दीज प्रेजेंट? तो दीज आर प्रेजेंट एट 5 कोडोन बिफोर द स्टार्ट, at 5 position before the start codon and at 3 position after the stop codon। तो ये तुम्हारा mRNA जो बनता है वो स्ट्रेच के बाहर दोनों प्रेजेंट होते हैं ऑन ईदर एंड्स। ठीक है, काम क्या करते हैं? रोल पूछा है तुमसे, इसमें वाई क्यों प्रेजेंट होते हैं? ये तुम्हारे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को और अच्छे से करते हैं। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन। तो तुमको यही बात
लिखनी थी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक इन द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब तुम लोगों ने कौन सा किया होगा, आई डोंट नो, क्योंकि दोनों ही मुझे तो सिंपल लग रहे थे क्वेश्चन, सब बहुत अच्छे से तुम जानते हो ये बात। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं भाई, एक ही तो मेगा स्पोर बनता है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, वही फंक्शनल होता है, तो उसमें 3 तुम्हारे माइटोटिक डिविजन्स चलते हैं, तो वही सारी तुम्हें कहानी समझानी थी। मेगा स्पोर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, तो वही तुम्हारे माइटोटिक डिविजन्स बनाएंगे, जिससे कि तुम्हारे कितने सेल्स बन जाएंगे, तुम्हारे 3 सेल्स ऊपर एंटीपोडल्स बन गए टुवर्ड्स द चैलिजल एंड, तुम्हारे एक एग प्लस 2 तुम्हारे सिनर्जिस्ट बन गए टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल। तुम्हें यही कहानी निकली थी। तो इट इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट, 3 ऊपर न्यूक्लियस, 3 नीचे न्यूक्लियस, 2 बीच में, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल डेवलपमेंट हो गया ना। अब तुम्हें क्या बतानी थी बात, डायग्राम ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो। तो जो कहानी हमने अभी सुनी, यही कहानी तुम्हारी किताब में डायग्राम के फॉर्म में दी है, तो उसी का तुम्हें डायग्राम बना के इस क्वेश्चन में आना था, है ना। इस तरह से तुम्हें डायग्राम बनाना था मैच्योर एम्ब्रियो सेक का। यहाँ पे तुम 3 एंटीपोडल्स दिखा देते, यहाँ पे तुम सिनर्जिस दिखा देते, एक एग दिखा देते और 2 पोलर न्यूक्लिया दिखा देते, ये बता देते चैलिजल एंड है तुम्हारा, एंड दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड। समझ आ रही है बात? तो बस यही बताना था तुम्हें इसमें, क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, और एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर द इम्प्लांटेशन इन अ ह्यूमन फीमेल। तो प्लेसेंटा कैसे बनता है, ट्रोपोब्लास्ट जो लेयर होती है तुम्हारी, वो उसकी एक्सटेंशन बनाती है कोरियोनिक विलाय, कोरियन इज द आउटर मोस्ट लेयर, तो वो कोरियोनिक विलाय गेट इंटीग्रेटेड विद द यूटेराइन टिश्यू, तो जब आपस में दोनों चीजें मिलती हैं तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। यही बात तुम्हें इस क्वेश्चन में लिखनी थी। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग ह्यूमन फिटस विद इन द यूटेरस एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स। तो तुम्हें कौन सा डायग्राम बनाना था, ये डायग्राम तुम्हें बनाना था, तुम्हारी किताब का ही डायग्राम है, ह्यूमन फिटस इनसाइड द यूटेरस, और कोई भी तुम 4 पार्ट्स इसमें से लेबल करा थे, दैट विल बी योर आंसर। तो आई गेस तुम्हें जितना पेपर हमने डिस्कस किया तुम्हें समझ आए होंगे कि हमने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। इसी तरीके से तुम्हें इन क्वेश्चंस को आंसर करना था। पेपर वाज इजी बट अ लिटिल लेंदी अकॉर्डिंग टू मी। अगर तुम पढ़ के गए होगे एनसीईआरटी अच्छे से, तो डेफिनेटली तुम क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके आए होगे और तुम्हारे बायो में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। दैट्स ऑल।